नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज लेक्चर 33 में। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा। इसका हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। इसके अलावा आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि चूंकि असिस्टेंट ऑपरेटर 12th बेस पर एग्जाम हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग मत पढ़ना कि आपको पता पड़ा किसी टीचर ने नीट के क्वेश्चन करवा दिए या ट्रिपल ई के क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चन करवा दिए दो चार, तो आप उनको लेकर परेशान हो। वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं केवल उन्हें ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आगे मत जाना। नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, दो सजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है। देखिए, सजातीय आवेश आप सभी जानते हो। सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय आवेश होता है समान आवेश, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, और प्लस माइनस भी होता है। तो इन दोनों के बीच में किस तरह का वर्क बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। और जो समान होते हैं उनके बीच में कैसा बल काम करेगा? आकर्षण बल, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश मतलब अलग अलग आवेश, मतलब माइनस और प्लस, इनके बीच में कैसा बल काम करेगा? विजातीय आवेश के बीच में आकर्षण बल, जो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनावेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये किस चीज का कारण करता है? समान रूप से हो रहे हैं, मतलब कि देखिए, समान रूप से पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं। समान रूप से मतलब कि आप मान के चलिए जैसे कोई रेशम था, है ना। यहाँ पर है रेशम और दूसरी तरफ है गिलास, कांच की छड़, जो हम बहुत बार पढ़ा है। तो गिलास पर धन आ जाता है और रेशम पर ऋण आ जाता है। तो ये जो धन और ऋण है समान, इनको धनाविष्ट और ऋणाविष्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे गिलास के, कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले गए होंगे, जिस वजह से अब रेशम ऋणावेशित हो गया है और गिलास धनावेशित हो गया है। तो समान रूप से आवेश नहीं बदला है, बस जो गिलास पर आवेश था अब वही आवेश रेशम पर चला गया। तो आवेश अगर पहले इसमें दोनों को अगर योग करें तो इसमें भी क्यू और इसमें भी क्यू, अगर दोनों का योग करें तो 2q था। तो अभी भी 2q ही आवेश है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे वो यहाँ चले गए। मतलब कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? जिसमें ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो परंतु ऊर्जा नष्ट ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं? मतलब चार्ज प्रोसेस में क्या प्रोटॉन भाग लेते हैं, आपको ये बताना है। देखिए, चार्ज प्रोसेस क्या देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता है न्यूक्लियॉन क्या होता है। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन होता है जिसमें कि नाइट्रोजन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ होती हैं बाहरी कक्षाएं, अलग अलग कक्षाएं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं ये कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ना कि प्रोटॉन। ना ही प्रोटॉन लेते हैं भाग और ना ही न्यूट्रॉन भाग लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है, जैसे मान लीजिए ये है पहली वस्तु, ये है दूसरी वस्तु, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दोनों के पास है इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना, कोई भूलोगे नहीं। इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन। अब आपसे बोला गया जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर चला गया यहाँ, ठीक है। अब समझना इस बात को, इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अब इसने माइनस को त्याग दिया, माइनस इलेक्ट्रॉन पर माइनस, माइनस को त्याग दिया, तो इस पर धन आ जाएगा क्योंकि माइनस इसने त्याग दिया। और माइनस चला गया इसके पास, दूसरे वाले के पास, तो इस पर ऋण आ गया क्योंकि माइनस गया है। तो आपको याद रखना है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है और माइनस चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा? धन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है और माइनस किसके पास चला गया? जिसके भी पास गया वहां माइनस चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ऋण आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर क्या हो जाएगा? धन आवेश, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे याद करना है इस चीज को। अगला, जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, पिछले ही बार बताया गया था इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब नेगेटिव, ऋणावेशित, ओके, ऑप्शन बी ये है। अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युत में आवेश होता है। स्थिर विद्युत, विद्युत दो प्रकार की होती है। एक हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि एक स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होती है। स्थिर
आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और एक होता है गतिक आवेश के कारण, गतिक आवेश के कारण, ठीक है। स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या पढ़ी थी, ई समानुपाती होता है या बराबर होता है एफ बाई क्यू के, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी। और गतिक आवेश के कारण क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा, भी वेग से गति कर रहा हो, ये चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और क्यू होता है आवेश। तो जो गतिक आवेश होता है, गतिक आवेश के कारण विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है, इसलिए यहाँ पर ई की बात की जाती है, ई की। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, स्थिर आवेश में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है, स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है, बताइए। स्थिर विद्युत में आवेश होता है विराम अवस्था में, ऑप्शन ए। ओके। अगला क्वेश्चन, धारा विद्युत में आवेश, धारा विद्युत जो गतिशील विद्युत होती है उसमें आवेश कैसा होगा, गतिक। स्थिर था तो स्थिर विद्युत में स्थिर, तो धारा आवेश में गतिक आवेश, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप में प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहा जाता है, पदार्थ मुक्त रूप से, विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो रही, विद्युत प्रवाहित हो रही है तो किसमें होगी, अर्धचालक में, नहीं। विद्युत रोधी में तो विद्युत प्रवाहित होती नहीं है, तो विद्युत चालक, आप सबको ये पता है, मैं जानता हूं। अगला क्वेश्चन, जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत चालक या विद्युत रोधी। ऑब्वियसली विद्युत रोधी, क्योंकि इसका आर बहुत ज्यादा होता है और इसका आर कम होता है, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, क्या होते हैं, विद्युत चालक, विद्युत रोधी, ए और बी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत से लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत देने वाले हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है विद्युत रोधी, ऑप्शन बी। घर्षण, जब आप इस तरह का क्वेश्चन, घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित होते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशित हो रहे हैं, मतलब विद्युत रोधी। ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं, सतत धारा, सरल युक्ति किसको, सतत धारा को, मतलब सतत धारा मतलब डायरेक्ट करंट की बात यहाँ पर हो रही है, निरंतर धारा आपको मिले उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेल, सूखा सेल, संचायक सेल, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है वोल्टेज सेल, ये याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, कई बार बता चुका हूं मैं विद्युत प्रवाह की दिशा क्या होती है, ठीक है ना। तो क्या होती है, मैंने आपको कई बार बताया, आपके ऑप्शन है ऋण से धन, मतलब ऋण टर्मिनल से धन की ओर होती है, या फिर धन टर्मिनल से ऋण की ओर होती है, या फिर किसी भी दिशा में जा सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, धन से ऋण, मैंने आपको कई बार बताया विद्युत प्रवाह धन से ऋण, ऑप्शन बी। ओके। अगला क्वेश्चन, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को क्या कहा जाता है, आई, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू आई टी, समझ के याद करना आप। ओके, हो गया, मतलब क्यू, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, ना कि विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वी बाई आई। विद्युत धारा क्या होती है, क्यू बाई टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक आप सभी जानते हो कूलाम होता है, किसका मात्रक होता है, चार्ज का। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्टेज का, ठीक है, याद रखना है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, करंट का, ठीक है। और ओम किसका मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस, ठीक है, याद रखना है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा, ये दी है आई की वैल्यू आपको, ओके, इसके बाद में प्रवाहित हो रही, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब एन निकालना है आपको, प्रवाहित हो रहे होंगे। देखिए, आवेश, कुल आवेश कितना होता है, एन ई, एन होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज। और क्यू क्या होता है, क्यू होता है टोटल चार्ज, ठीक है, याद है, टोटल चार्ज। और इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा गया है, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितना होगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा हो रही है प्रवाहित, मतलब कि अगर हम मानते हैं I इज इक्वल टू
क्यू बाई टी। ठीक है, ओके। इकाई समय में प्रवाहित आवेश कितना है? हमने माना कि एन ई, इलेक्ट्रॉन, एन ई आवेश प्रवाहित हो रहा है, टी इकाई समय में। ठीक है, अब इसके आगे कितनी, 1 एम्पियर थी, हमने लिख दिया। क्यू टोटल आवेश होता है एन ई, हमने ये लिख दिया है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, एम्पियर की जगह पर हमने 1 लिखा। अब यहाँ पर एन टोटल हमें कितनी लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो एन हमें निकाल, देखिए ऐसा था, Q इज इक्वल टू आई टी लिखा। I की वैल्यू हमें 1 दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, Q की जगह पर हमने क्या लिखा, Ne लिखा, ऐसे होता है। तो हमने इसके बाद में आगे देखा, Ne इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से Ne इज इक्वल टू 1 आया। N की वैल्यू N की निकालनी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 1, तो N अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से अलग ही दिख रहा है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे, ऊपर 1.6 है, यहाँ पर है 1/1.6 और 10⁻19 तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पर है 10⁻19, ठीक है, मतलब 27 वाला आंसर नहीं होगा। आप 19 एक बार सोच सकते हो पर, और 18 भी सोच सकते हो, इन्हीं में से होगा, लेकिन ये नीचे ज्यादा है। अगर देखो तो 1 से बड़ी वैल्यू, ऊपर 1 से कम है, मतलब कि 0 पॉइंट आएगा कुछ। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर इसको आप हटाते भी हो तो आएगा 0 कुछ आएगा, 0.625 इंटू 10⁻19, इसी को हमने लिखा है 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है ना, इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखना है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत लैंप के तंतु में इतने एम्पियर की धारा आई आपको दी गई, प्रवाहित की जाती है। अगर लैंप 3 घंटे के लिए, ये टी दिया हुआ है, तक प्रकाश देता है, तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? आवेश क्यू आपसे पूछा गया है। क्यू इज इक्वल टू क्या था, एन ई। आई बराबर क्या था, क्यू बाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है ना। आई आपको कितनी दी हुई है, 0.4 एम्पियर। टी आपको कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स। ठीक है, मतलब कि 0.4 इंटू 3, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 36 इंटू 100। ठीक है, इतना आपने लिखा। ओके, ये आपने लिख लिया, लेकिन प्रवाहित आवेश आपसे पूछा गया है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरे को आप सॉल्व करना। पूरे को आपने सॉल्व किया, यहाँ पर जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू देखिए, ये 10⁻19 लिखा हुआ है ना, आपकी यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, 12 इंटू 6 होता है 72, तो 2 हासिल आई 7, तो 36 और 7 कितने होते हैं, 43। एक अंक बाद दशमलव इंटू 100, वैल्यू क्या आ जाएगी, 4320 कूलम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इनको अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ओम के नियम, ओम का नियम हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखना है। ओम का नियम का इस तरह से बनता है, सरल रेखा होती है, भी होता है, आई होता है और आर होता है। यहाँ पर अगर आप इनको चेंज भी कर दो, ऊपर आई नीचे भी, तो भी हो जाएगा, कुछ ऐसा गलत आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई, तो आर बराबर V इंटू आई, ऑप्शन सी, V इज इक्वल टू आई आर। इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है, ओके, ये ओके, इसे हम भी मान लें अगर, तो ठीक है ना। तो क्या आएगी वैल्यू, हम्म, बोलिए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। ओके, ऑप्शन 1 इज इक्वल टू वी वाई आर, नहीं ये गलत है। ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बराबर वी वाई आर। ओ सॉरी, सही है ऑप्शन ए, आई बराबर है वी वाई आर, आई बराबर वी वाई आर। क्या हो जाएगा, ये आई है, ऑप्शन ए। ठीक है, आई लिखा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ओम के नियम में अचर राशि क्या होती है? ओके, आपको बताना है। देखिए, ओम का नियम क्या था, ओम का नियम था जब भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। मतलब कि यहाँ पर क्या थी, जो भौतिक अवस्था थी, भौतिक अवस्था अपरिवर्तनीय,
मतलब कि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पर प्रतिरोध, ओम का नियम इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई आर, अचर राशि। प्रतिरोध, आप में से बहुत सारे लोग प्रतिरोध लगाने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद ताप, धारा या इनमें से कोई, लेकिन सही आंसर है ताप। जब भी बात की जाए भौतिक अवस्था की, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करना है, तो यहाँ पर ताप एक भौतिक अवस्था होती है, इसलिए हम ताप में या दाब में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। विभवांतर पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे भी ले लीजिए, यहाँ पर आर ले लीजिए, और ये है आई ले लीजिए, और ये है आर। मतलब कैसा है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। कैसी है, स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा। याद रखना है आपको, सरल रेखा। क्या है, सरल रेखा। वक्र किस में आता है, वक्र आता है अर्धचालक में। ये किस में आता है, ये होता है चालक। ये किस में होता है, अर्धचालक। अर्धचालक, और ये किस लॉ का पालन करते हैं, चाइल्ड्स लॉ का पालन करते हैं। चाइल्ड लैंगमर्यूर का नियम, 3/2 घात का नियम भी उसे ही बोला जाता है। कौन करता है, अर्धचालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संबंध सत्य है, फिर वही ओम के नियम पर आधारित आ गया है। क्या इक्वल टू भी समानुपाती आई, भी बराबर आई आर। कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा, आई होप कि आप सभी को ये पता होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, एनर्जी का, और कार्य, कार्य ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्टेज का। ओम मैंने आपको बता दिया। और एम्पेयर किसका मतलब मात्रक होता है, करंट का। ठीक है ना, ये भी आपको पता होने चाहिए। और 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी होती है, पता है ना आपको, कितनी होती है, 0.00024 किलो कैलोरी, या 0.24 कैलोरी। याद रखना है आपको ये दोनों चीजें। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति, पावर की बात की जा रही, पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, वर्क एनर्जी, मतलब VI/T। ओके, और अपॉन में टी था, कैंसिल, इस तरह से होता है, आंसर आता है VI। एक VI आता है, एक होता है V²/R, और एक होता है I²R। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, V²I है क्या, ऑप्शन सी। निरूपित, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है पूछा है तो गलत है। दूसरा I²R, ये निरूपित करता है, ये नहीं करता, और ना ही ये करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रा, आई होप कि आप सभी जानते हैं क्या होता है, एम्पियर। वाट किस चीज का होता है, आपको बताना है। कूलाम किस चीज का होता है, और वोल्ट किस चीज का होता है, आई होप कि आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना हुआ होता है। शुष्क सेल की यहाँ पर बात की जा रही है, ड्राई सेल। यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोड। क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को आपको बताना है। आपसे पूछा गया है शुष्क सेल में किस चीज का होता है धातु, ऋण इलेक्ट्रोड किस चीज का होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर किस चीज का होता है, जिंक का। और पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, वो होता है कार्बन का। ठीक है ना, तो कार्बन और जिंक याद रखना है। यहाँ पर आपसे ऋण पूछा गया है, मतलब जस्ता सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड, लो आ गया, मैंने अभी अभी इस चीज को कंप्लीट करवाया है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस चीज का बना हुआ होता है, कार्बन का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है टंगस्टन का उपयोग, क्योंकि इसका गलनांक 3380 होता है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है, नहीं 3380 डिग्री सेल्सियस है। कभी 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 हो सकता है आपको 3400 भी लिखा देते हैं, तो उसको भी लगा देना है ना, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन। 1 वाट निम्नलिखित के तुल्य होता है। 1 वाट, वाट क्या होता है, वाट होती है शक्ति की इकाई, पावर की इकाई होती है ना, वाट पावर की इकाई। इसे हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। इसको हम लिखते हैं VI/R और V²/R। इतनी बार लिख दिया मैंने ये फॉर्मूला कि आपको वैसे ही याद हो गया होगा, हो गया होगा ना। तो आपसे पूछा गया वाट किसके समतुल्य होता है, तो वाट किसके समतुल्य होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कुछ। VI, वोल्ट एम्पियर, पिछले लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन करवाया गया है। ओके।
अगला क्वेश्चन 1 मिली, जहां पर भी मिली लग जाता है वहां पर किस चीज का गुणा हो जाता है? -3 का, 10⁻³ का। याद रखना है। आई होप कि आपको आता होगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब आपको लिखना है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेंटी। पढ़ते हो ना आप, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। और इसे क्या बोलते हैं? इसका भी नाम है, बताना है आपको ढूंढ के इसका नाम। ठीक है। एक माइक्रो, माइक्रो आप जानते हो। इसे क्या बोलते हो? आपको पता है इसे क्या बोलते हो? आप जानते हो, दोनों रिपीट हो गए हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं माइक्रो। ऑप्शन डी, आपको ये पता है, मैं ये जानता हूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बीच बीच में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो ऑलरेडी आपको आते हैं, तो जल्दी से स्पीड 2x स्पीड में इस लेक्चर को देखना है आप लोगों को। ज्यादा समय नहीं देना है। और बीच में जो 3-4 चीजें मैंने बताई, जैसे एक क्वेश्चन था विद्युत रोधी वाला, मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक ओम्स लॉ वाला एक ट्रिकी क्वेश्चन इसमें कवर हुआ है, उसको भी आपको पढ़ना है हर हाल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और ज्यादा परेशान मत होना इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। विद्युत धारा और पोटेंशियल से लेकर बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक। ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जितना करा रहा हूँ अगर इतना कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन पे मत जाना, क्योंकि 12th क्लास लेवल का ही पेपर है ये। बहुत ज्यादा हाई नहीं पूछेंगे आपको कि आपको कोई बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन करवा दे एकदम नीट लेवल का या फिर IIT लेवल का, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान में रखकर, एग्जाम को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल देखते हैं। और लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।